नमस्कार दोस्तों, आज के वरदान सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित गुप्ता। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैं इसके कुछ टुकड़े करके आप लोगों को दे रहा हूं। मॉडर्न फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स आते हैं, तो मैंने पहला जो चैप्टर लिया था उसमें मैंने डी ब्रॉगली वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको बताया था। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में काफी ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी आप पढ़ते हो, बट फिजिक्स में भी ये आता है, तो ये डबल इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। फिजिक्स के अंदर इतना ज्यादा डीप में ये चैप्टर नहीं है जितना केमिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला वरदान नंबर 1, वो कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जंप कही जाती है। बोहर मॉडल, उसने कहा कि बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं और वो स्टेशनरी स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, तब एक फोटोन जो है उसमें से पैदा होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक जंप के ऊपर ही जो हमारा रिजल्ट है, जो फॉर्मूला है, उसे हमें यूज करना है। ठीक, क्या फॉर्मूला है? तो 2-3 रूप में हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। जैसे पहला आपका जो रूप यहां पर है फॉर्मूले का, वो क्या है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज नेगेटिव 13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है। कितनी है? नेगेटिव 13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है। कितनी है? -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है ये एक एनर्जी की ही यूनिट होती है। यू कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स, जो कि आप कन्वेंशनली पढ़ते भी आ रहे हो जूल्स को। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक, बट क्योंकि जो एटॉमिक लेवल पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जंप्स होती हैं, उनसे जो एनर्जी निकल रही होती है वो बहुत छोटी एनर्जी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है। जो हम बड़े स्केल पर एनर्जी देख रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करते हैं तो वो एनर्जी जो है एक अच्छी खासी एनर्जी आपको मिल जाती है। ठीक है, बट एक इलेक्ट्रॉन के जंप से निकलने वाली एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज में रहती है। इसलिए जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें करते हैं तो एनर्जी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कि जूल्स का। बट यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू ईच अदर। ठीक है, so energy in the nth orbit is this. But what if an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit? क्या होगा जब एक जंप हो जाएगी? So let us say जो जंप हो रही है यहां पे, वो n2 स्टेट से n1 स्टेट पे जंप हो रही है। n2 एक हायर एनर्जी स्टेट है, वहां से n1 पे जंप हो रही है। तो जब भी जंप होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा और वो एनर्जी एक फोटोन के रूप में बाहर निकल जाएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है। लो एनर्जी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा और उससे कोई फोटोन आके टकरा जाए तो वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ध्यान रखना, या तो वो पूरा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन का एक आधा टुकड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा तो आधा फोटोन बचा, आधा एब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रॉन में। ऐसा नहीं होगा, पूरा फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। तो n1 से n2 पे जब जंप होगी, लोअर से हायर पे जब जंप होगी, तो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ होगा, तब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आया होगा तो एनर्जी रेडिएट हुई होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकली होगी, फोटोन बाहर निकला होगा, वो फोटोन बाहर निकल गया होगा। ठीक है, बट पहले बात करते हैं कितनी एनर्जी निकलेगी, फिर बात करेंगे जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक, तो मैंने कहा जब जंप हुई है n2 से n1 पर, तो जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो होगी एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1। दिस इज द एनर्जी जो कि एमिट हुई होगी।
नाउ एनर्जी ऑफ N2 कितना है? एनर्जी ऑफ N2 होगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर माइनस एनर्जी ऑफ N1 कितना है? -13.6 जेड स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। यहां पे जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है बेटा? जेड यहां पर होता है एटॉमिक नंबर। और N को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह आपका ऑर्बिट नंबर भी होता है कि किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन बैठा। ठीक, तो एनर्जी जब जंप करा तो ये इस तरीके से हमने यहां पर लिखी। अब यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर को, एंड वी कैन राइट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, and this energy is again in electron volt. ठीक है, now what you can do is write that this energy belongs to a photon, then that photon will have energy will be equals to hc by lambda, wavelength के टर्म में लिख सकते हैं इसको, and is 13.6 z square 1/n1 square minus 1/n2 square। hc की वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे। अब ध्यान रखना, hc की जो वैल्यू होती है, या तो आप H को अलग डालो, C को अलग डालो। एक तरीका और हमारे पास होता है कि आप HC का ले सकते हैं 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये कैलकुलेट करने के बाद अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आती है 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हम HC की वैल्यू यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ H एंड C सेपरेटली, देन कन्वर्टिंग द वैल्यू इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी कैन डायरेक्टली यूज 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो हम ये वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नीचे लेके जाते हैं, तो फॉर्मूला बनता है 1/λ 13.6 12375। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाता है, एंगस्ट्रॉम नीचे बचता है, जो कि ऊपर जाकर 10 की पावर 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आता है जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2। सॉल्विंग दिस कंप्लीट वी गेट अ कांस्टेंट कॉल्ड एज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या मिलता है हमको? एक रिडबर्ग्स कांस्टेंट मिलता है। आ रही बात समझ में? व्हाट वी गेट अ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, एंड द अल्टीमेट फॉर्मूला इज 1/λ इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हियर r इज व्हाट? क्या r गैस कांस्टेंट है? नहीं, ये क्या है? ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। ठीक है, R इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो 1/λ इज rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, 1.098 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स के आसपास इसकी वैल्यू जो है वो रहती है। ठीक है, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट आपके पास मिल गया। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गई, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनर्जी की इक्वेशन आपको मिल गई, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी भी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी आ गई, तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चन यहां पर मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है 2019 में 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नाउ मार्क दिस वर्ड, एक्साइटेड स्टेट। नाउ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं इस वर्ड के साथ। क्या गलती करते हैं? एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट इज नॉट एन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज नॉट एन एक्साइटेड स्टेट। उसके जब जंप करेगा तब एक्साइटेड स्टेट आती है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n का 4 होना। थर्ड एक्साइटेड का मतलब है n का 4 होना। बच्चे गलती करते हैं, उसे देखते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब वो n को 3 डाल देते हैं, लेकिन थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n का 4 होना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n की वैल्यू को 2 होना। तो 1 प्लस करके आपको वैल्यू लिखनी पड़ती है। ग्राउंड स्टेट में कोई एक्साइटेशन नहीं है, ग्राउंड स्टेट तो उसकी नेचुरल स्टेट है। तो जब वो एक्साइट होके n इक्वल्स टू 2 पे गया तब वो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 4 से जंप हो रहा। ठीक है, टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब जंप हो रहा है n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 3 पर। सेकंड मतलब 3 पर। फिर क्या हुआ? एंड सब्सिक्वेंटली टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो उसके बाद कहां जंप हुआ? n इक्वल्स टू 2 पे जंप हुआ।
पहले 4 से 3 पर हुआ, फिर 3 से 2 पर हुआ, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज व्हाट, दिस इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, this is second excited state, and this is first excited state. इस तरीके से ये जंप हो रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेवलेंथ λ1 by λ2 of the photons emitted in the process is, तो अगर 4 से 3 पे जाने पर λ1 एमिट हुआ, 3 से 2 जाने पर λ2 एमिट हुआ, तो कह रहा है कि λ1 by λ2 का रेशियो बता दो। हमने कहा ठीक है बता देंगे जी, कौन सी बड़ी बात है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1 by λ1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 by n1, n1 में डालेंगे 3, 1 by n2, n2 में डालेंगे 4, n2 जहां से आ रहा, n2 जहां पर आ रहा, ठीक है, जहां से आ रहा, जहां पर आ रहा, जहां से आ रहा, जहां पर आ रहा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके पास λ1 का इक्वेशन। अब λ2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो आर जेड स्क्वायर, आर हमारा रेडियस कांस्टेंट रहेगा। अब जंप हो रही है 3 से 2 पर, तो 2 लिखेंगे पहले, छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़े वाला बाद में लिखेंगे, इस तरीके से दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बट उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आर जेड स्क्वायर 16 है और 9 है, तो ऊपर 16 और 9 का सब्ट्रैक्शन आएगा। 16 और 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 16 और 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 16 इंटू 9, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 और 16 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 9 आ गया। नीचे देखते हैं आर जेड स्क्वायर, तो ये 4 है और ये 9 है, सब्ट्रैक्ट करो 5 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा 4 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों को हमें डिवाइड करना है, दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट λ2 by λ1, डिवाइड कर रहा हूं मैं यहां पर, इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो λ2 ऊपर जाएगा, λ2 by λ1 आएगा, 9 से 9 कटेगा, आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या, ऊपर 7 बच रहा, नीचे 16 बच रहा, यहां देखते हैं ऊपर 5 बच रहा और नीचे 4 बच रहा, ठीक है। 9 और 9 तो कट गया, इस 4 से बेटा ये 4 भी कट जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे λ1 by λ2 पूछा है, सो λ1 by λ2 will be equals to 20 by 7, will be equals to 20 by 7. The correct answer is 20 by 7. A 20 by 7. The correct answer is 20 by 7. I hope this is clear. तो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, हीलियम प्लस आयन इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हीलियम प्लस आयन की आप बात कर रहे हो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल है। दूसरी बात, इसके लिए जेड की वैल्यू बेटा 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है एन कौन सा लेना है आपको, 2 लेना है। इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज, अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज होती है, ये तो सर आपने बताया ही नहीं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आप जिस भी ऑर्बिट में बैठे हो वहां से अगर आपको आयोनाइज कराना है, मतलब उसको बाहर निकालना है, मतलब इनफिनिटी पर लेके जाना है, ठीक है। कहां ले जाना है, इनफिनिटी पर लेके जाना है, तब जो एनर्जी लगेगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपने एक एन की वैल्यू को 2 डालना है और दूसरे एन की वैल्यू को क्या डालना है, इसको मान लिया n1 डाल दिया, n2 को क्या डाल दो आप, इनफिनिटी डाल दो, उससे जो एनर्जी निकलेगी वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इनफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। 1/इनफिनिटी का स्क्वायर तो बेटा 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। नाउ मैंने समझा तो दिया ही आपको क्या करना है, यहां पर अपना आंसर निकालेंगे, मार्क करेंगे आपका आंसर, सही आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या मतलब है इसका, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है,
तो नीचे आने के उसके बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं। हर एक यूनिक रास्ता अपने आप में एक स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आप 4 ही लेते हैं, 5 पर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आपको जंप करनी है इन 4 लाइनों के बीच में। आपका इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है मान लेते हैं। अब हो सकता है कि वो यहां से सीधा नीचे जंप कर जाए, ठीक है। हो सकता है कि पहले वो यहां पर आए फिर वो यहां पर आए, हो सकता है कि पहले वो यहां पर आए फिर वो यहां पर आए, ये हो सकता है कि पहले वो यहां पर आए फिर यहां पर आए फिर यहां पर आए। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमको दिख रही हैं, ठीक। बट इसमें कुछ कॉमन लाइंस भी दिख रही हैं, जैसे कि आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कॉमन है, मतलब एक जैसी है, सेम लाइंस के बीच में ही ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक। तो इनको हम एक ही काउंट करेंगे, इनको हम एक ही स्पेक्ट्रल लाइन काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो काउंट करके देखो 1 2 3 4, इनको मिलाकर हम क्या बोलेंगे 5, और इनको मिलाकर बोलेंगे 6। इन दो को हम एक ही काउंट कर लेंगे, तो ये दो नहीं होंगी बल्कि एक काउंट होगी, ये दो नहीं बल्कि एक काउंट होगी, ठीक है। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर आपको 6 लाइंस यहां पर देखने को मिल रही। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही जब आपको दिया जाए, मान लिया क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये है N2 स्टेट और ये है N1 स्टेट। इलेक्ट्रॉन को N2 और N1 के बीच में जंप करनी है, तो कितनी पॉसिबल जंप्स हो सकती है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। अभी हो सकता है कि आप बोलो सर आप तो रटने के लिए कह रहे हो, ठीक है, फिजिक्स तो समझने की चीज होती है। तो बेटा समझने की बिल्कुल चीज है, अगर आपको समझना है तो मैं समझा भी देता हूं कैसे वो रिजल्ट आने वाला है। बेसिकली हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस है वो कितनी है, N2 माइनस N1 प्लस 1 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है बेटा हमारे पास, N2 माइनस N1 प्लस 1 लाइन, ठीक है, इतनी हमारे पास लाइन्स है, ठीक है। और इनके हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने, कितने बनाने हैं, 2-2 के पेयर के। तो हम बोलेंगे C2, N2 माइनस N1 प्लस 1 C2, कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इनकी ग्रुपिंग करनी है, 2-2 की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है ना, इतनी लाइंस की ग्रुपिंग करनी। सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व करने का समय एग्जाम में कहां रहता है, इतना सोचने का समय कहां रहता है। आपको तो सीधा सीधा आंसर याद होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या है बेटा, ये है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कितनी बनेंगे ये, N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 होल डिवाइड बाई 2। दीज आर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यू विल गेट हियर, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो हमको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, ये तब जब आपका जंप जो है N2 और N1 के बीच में हुआ। लेकिन बहुत सारे केस में जो जंप दिया जाता है वो आपको किसी लेवल से ग्राउंड स्टेट में जंप दिया जाता है, ग्राउंड स्टेट में N1 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये किसके लिए है, ये है फॉर जंप N2 से N1 के लिए, जंप के लिए है। लेकिन अगर जंप हो रहा हो N से लेकर 1 पे, तब क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और भी हालांकि इससे ही निकलता है वो भी। आप N2 को N डाल दो, N1 को 1 डाल दो, तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा N इंटू N माइनस 1 डिवाइड बाय, सपोज यहां पर 1 2 3 4, 1 और 4 के बीच में यहां पर जंप हो रही थी, तो यहां पर मैंने N की वैल्यू को 4 डाल दिया। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे देखनी है, तो कितना लिखूंगा मैं लिखूंगा 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये बेटा 2 कट के आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 6 हो गया बेटा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें कितनी मिल जाएगी, आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी 6, जो हमने काउंट करके निकाला था, अब हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, ये आपको करना है याद, ये पता है तो क्वेश्चन बनेंगे चुटकियों में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगेन 2019 10 अप्रैल का क्वेश्चन है आपके सामने कि इन लिथियम 2+ आयन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है भाई, द आयन गेट्स डी एक्साइटेड टू द ग्राउंड स्टेट, ओके, इन ऑल पॉसिबल वेज।
a total of 6 spectral lines are observed, what is the value of lambda? ठीक है, तो पहली बात तो लिथियम 2 प्लस आयन है, मतलब जेड की वैल्यू आपको 3 लेनी है, जेड की वैल्यू आपको 3 लेनी है। दूसरी बात, यहां पर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से एक्साइटेशन हो रही है, मतलब n1 की वैल्यू को आपको 1 लेना है, बट n2 की वैल्यू कितनी है? तो हमें एक ऐसे लेवल तक जाना है जहां पर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, हमें ऐसे लेवल तक जाना है जहां पर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, ठीक है ना। अब 6 स्पेक्ट्रल लाइंस कहां से आएंगी, कितना गैप होगा, कितनी लाइंस बीच में रहेंगी, वो हमें देखना, कितने ऑर्बिट्स बीच में रहेंगे बेसिकली हमें वो देखना है। तो इस बारी क्वेश्चन ने आपको ऑर्बिट देकर स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं पूछी, उसने स्पेक्ट्रल लाइंस देकर ऑर्बिट पूछ लिया। तो आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 डालना है आपको, इसको इक्वल टू 6 डालना है आपको, और फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप कहोगे देखो भैया n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सब बीच में प्लस को डाल दिया, आप बोल तो माइनस रहे हो, डाल प्लस रहे हो, मतलब इसलिए होगी ये भी माइनस है, तो माइनस 4ac, एक तो माइनस को बाहर लगाना ही है, साथ में ये 12 का भी माइनस हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। बेटा ये आपको रूट तो लेने आते ही होंगे, ठीक है ना। तो इट इज 1 प्लस, अब मैं ये माइनस हटा रहा हूं बिकॉज n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव रखना है मुझे, तो रूट ओवर 48 प्लस 1 विल बी 49 डिवाइड बाई 2। तो 49 का रूट होता है 7, 7 प्लस 1 होता है 8, 8 बाई 2 होता है 4। तो क्वेश्चन में हमें मालूम पड़ा कि जो जंप हो रही है वो n2 बराबर 4 से हो रही है, ठीक है ना। 4 आने का मतलब है 1 2 3 4 4 ऑर्बिट्स, 1 2 3 4 4 ऑर्बिट्स लेने हमको, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना था, तो 1 2 3 4 4, ठीक है। अगर ये कहता है कि भाई जंप हो रही है 2 और दूसरे ऑर्बिट के बीच में, ठीक है ना, तो फिर आप 2 3 4 5 लेते, बट यहां पर क्या बोला है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से एक्साइटेशन जा रही है, ठीक है। तो हम यहां पे n1 को 1 और n2 को 4 लेके चल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि भैया ये बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो आपको देखना है 1 से लेकर 4 तक गया, उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन डाला गया था उसके ऊपर, उसने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वो जंप कर गया, ठीक है ना। उस एब्जॉर्प्शन, उस जिस फोटोन को उसने एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी कि उसको फर्स्ट से 4 तक लेके जा सके। तो फर्स्ट और 4 के बीच की एनर्जी निकालते हैं पहले। तो हमने बोला कि जो एनर्जी है वो होगी 13.6 जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 4 स्क्वायर, ठीक है, ओके। और ये एनर्जी किसके बराबर डालनी है बेटा, आपको एच सी बाय लैम्डा के बराबर डाल देनी है, ठीक है। सो 13.6 इंटू 9 इंटू 16 माइनस 115 डिवाइड बाय 16, ये आ रहा। अब एच सी की वैल्यू को आप क्या डाल देंगे, एच सी की वैल्यू आप डाल देंगे, बताओ 12375। मैं अब इसको लिख रहा हूं यहां पर ले जाकर, ठीक है। तो ये होगा 12375 डिवाइड बाय लैम्डा 13.6 इंटू 9 इंटू 15 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके मुझको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। बट ये जो वैल्यू होती है ये तब आती है जब मैं एंगस्ट्रॉम में निकालता हूं, यहां पर नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एंगस्ट्रॉम को मैंने यहां पर एक डेसिमल लगा दिया, तो ये 1237.5 कर दिया, तो आप आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में नहीं बल्कि नैनोमीटर में निकल जाएगा डायरेक्टली। तो बस सॉल्व करेंगे इसको, लैम्डा विल बी इन नैनोमीटर, डायरेक्टली विल गेट, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट 1237.5 मल्टीप्लाई बाय 16 13.6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको सॉल्व कर आपको जो लैम्डा मिलेगा यहां से वही आपका आंसर होगा, ठीक है। और बस सॉल्व करना है, अपने आंसर को यहां पर निकाल लेना है, ठीक है बच्चा लोग। आई होप आप इसको कर लोगे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करना बेटा और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, सर मेरा आंसर ये आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हमें लिख के देना कि इन चारों में से आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ट्राई नॉट टू यूज कैलकुलेटर, खुद से आप अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करो और अपना आंसर निकालो, ठीक है बच्चों। चलो अब बेटा ये आपके होमवर्क के लिए है, सॉल्व करना है इसको और आपको अपना आंसर अगेन मेंशन करना है। 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और
सॉल्व इट, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करिए। सर मेरा आंसर ये आ रहा है। अब बात करते हैं बेटा बोहर क्वांटाइजेशन की। बोहर ने जब अपनी थ्योरी दी तो बोहर ने कहा कि देखो भैया, इलेक्ट्रॉन्स हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और फिर भी अपनी एनर्जी को एमिट नहीं कर रहे हैं। उन ऑर्बिट्स की खासियत यह है कि उन ऑर्बिट्स के अंदर क्या क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। उन ऑर्बिट्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर लेते हैं यहां पे। तो हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम को जब क्वांटाइज हम करने जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, दैट इज mvr, ये होता है NH/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2। एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of H/2 होता है। ठीक है, ये है आपका बोहर का क्वांटाइजेशन कि एंगुलर मोमेंटम या तो ये होगा, फिर या तो ये होगा, फिर या तो ये होगा, या फिर ये होगा। H/2 होगा, 2H/2 होगा, 3H/2 होगा, 4H/2 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 होगा। यहां पर n आपका ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12 जनवरी को आया था क्वेश्चन, ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, तो क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular orbit in a central potential field half kr². If Bohr quantization conditions are applied, radii of possible orbitals and energy levels vary with quantum number ns. ठीक है ना, कि दो चीजें पूछ रहा है कैसे बदलने वाली हैं, एक तो r की वैल्यू और एक एनर्जी की वैल्यू, कैसे डिपेंड करेंगी n के ऊपर। तो हमने कहा देखो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है and that is equals to half kr². That is the potential energy. Now, first of all, we have to calculate the force from this formula. ठीक है ना, and potential energy से force निकालते कैसे, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि force होता है माइनस du/dr। फोर्स होता है माइनस du/dr। ठीक, तो हमने लिखा जो फोर्स है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको d/dr कर देंगे, इसका हाफ के r² का डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो भैया ये आएगा कितना, माइनस हाफ के r² का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ रहा माइनस के इंटू आर, माइनस के इंटू आर आ रहा। माइनस साइन दिखा रहा है कि एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रल फील्ड है, सेंटर का जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r के बराबर होना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, k इंटू आर है, और किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। r यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख पाएंगे कि r², या पहले सकते हैं k इंटू r² is mv² और r² is proportional to v² और r is proportional to v लिख दिया हमने। तो फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से हमने पहली इक्वेशन निकाल ली है दैट r is proportional to v है, लेकिन ये काफी नहीं है, ठीक है, इससे हमें n की टर्म में कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे अब, तो अब लगाएंगे बोहर का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, जो क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट मींस mvr है, ये nh/2π, ये nh/2π। तो अब देखो हमें पता है r और v तो प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, तो इसका मतलब अगर मैं v की जगह पर r डाल दूं तो वो प्रोपोर्शनल ही है, तो ये r² बन जाएगा, और मैं इक्वल की जगह पर प्रोपोर्शनल साइन लगा दे रहा हूं बिकॉज मैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिख रहा हूं अप्रोच, nh/2π। तो अगेन h/2π m ये सब क्या है, कांस्टेंट है, उनको हटा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के अंदर ले जा सकते हैं। तो r² इज प्रोपोर्शनल टू n आ गया और r इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/2 आ गया। तो दो ऑप्शन मुझे दिख रही है यहां पर C एंड D, जहां पर r इज प्रोपोर्शनल टू √n है, बट एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी,
तो एनर्जी जो है आप कह सकते हो कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर एनर्जी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आप देखो ये भी कह सकते हो, अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे, तो वी स्क्वायर मतलब अगेन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एन है, तो हम बोलेंगे इट इज प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 1/2 का स्क्वायर, so u is proportional to n आ जाएगा। ठीक है, सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n आ रहा और r इज प्रोपोर्शनल टू रूट n आ रहा। ये हमारे पास इक्वेशन जो है यहां पर देखने के लिए हमको मिल रही है। क्लियर, समझ गए? चलो भाई, तो करना क्या है इसके अंदर, मैं फिर से आता हूं। पोटेंशियल एनर्जी को लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स निकालेंगे, फोर्स को mv स्क्वायर आके बराबर करके एक रिलेशन निकालेंगे, दूसरा बोहर क्वांटाइजेशन लगाएंगे, रिलेशन निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए है ये, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ना देकर पोटेंशियल दे दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी दिखनी है आपको, तो आप इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्स निकालेंगे, mv स्क्वायर बाय r के बराबर करेंगे, एक रिलेशन मिलेगा, mv r को nh/2 के बराबर रखेंगे, दूसरा रिलेशन मिलेगा, दोनों को आपस में क्लब करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो, होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट में अपने आंसर बताएंगे, मेरा आंसर ये है। चलिए, वरदान नंबर 4, एटॉमिक सीरीज। अब है तो बेसिकली वरदान नंबर 1 की एक्सटेंशन ही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की हम जंप की बात करने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो जंप है ना, उनका नाम लेकर बोला जाता है कि ये सीरीज है। तो कौन सी सीरीज होती है हमारे पास? तो कुछ सीरीज है हमारे पास, मैं फटाफट उनके बारे में आपको बता देता हूं। हमारे पास जो सीरीज है कुछ इस तरीके से है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड। These are the series that we have, predefined series. इन सीरीज के अंदर जहां पर जंप हो रही है वो ऑर्बिट फिक्स हो जाता है, दैट मींस n1 की वैल्यू फिक्स हो जाती है, n2 कुछ भी हो सकता है, बट n1 की वैल्यू जहां पर जंप हो रही है वो फिक्स हो जाता है। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 एंड फंड के लिए 5 हो जाती है। ठीक है, और सीरीज भी होती है, हमारे को इससे ऊपर कभी आया नहीं है, आने के चांसेस भी नहीं है, इसलिए हम इतना ही याद कर ले, बहुत है। ठीक है, अब जब लाइमन सीरीज में कोई जंप करता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलता है। लाइमन सीरीज के फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन्स होते हैं और ये लाई करते हैं बेटा अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। बाल्मर उससे कम हो जाता है तो ये विजिबल लाइट में आ जाता है। ठीक है ना, विजिबल लाइट के रीजन में आ जाता है, और उसके बाद फिर इंफ्रारेड आ जाता है और फिर फार इंफ्रारेड। और नीचे जाओ तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव से सब में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल एक है जो आपको याद करनी है एटॉमिक सीरीज के लिए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइमन या अगर आपके पास न्यूक्लियस है, पहला n=1 आ गया आपके पास, अगर इस स्टेट पे जंप हो रहा है, कहीं से भी जंप हो रहा, इस पे जंप हो रहा, तो लाइमन सीरीज का वो कहलाएगा। अब लाइमन सीरीज में अगर आप पहली लाइन की बात करते हैं तो पहली लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करते हैं, so this is the first line of Lyman series। ठीक है, अगर कोई बोले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो इससे क्या मतलब समझोगे आप? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज से क्या मतलब समझोगे आप? इसका मतलब है n बराबर 2 से n बराबर 1 पे जंप होना, n बराबर 2 से n बराबर 1 पे जंप होना, दैट इज द लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ? फिर बोले भैया सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे n बराबर 3 से n बराबर 1 पे जंप होना। ठीक है, सेकंड लाइन का मतलब होगा n बराबर 3, n बराबर 2 है ऑब्वियसली, यहां से पहले पे जंप पहले पर ही होगा लाइमन सीरीज के लिए। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की बात करोगे तो बेटा ये हो जाएगी,
ये क्या है? ये है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। जितना दूर से जंप करोगे, जितना दूर से जंप करोगे, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए इनफिनिटी से जंप करना पड़ेगा आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए इनफिनिटी से जंप करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आपको? क्लियर हो रहा है आपको बात? चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखते बेटा इसके ऊपर। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन है टेकिंग द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट बाल्मर लाइन, फर्स्ट बाल्मर लाइन। अब फर्स्ट बाल्मर लाइन का मतलब क्या है पहले वो समझो। फर्स्ट बाल्मर लाइन, तो फर्स्ट बाल्मर लाइन का मतलब है n बराबर 3 से n बराबर 2 पे जंप होना। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे भी रखा है, लो भैया और सिंपल कर दिया उसने, आपको दे दिया उसने। ठीक है ना, एस इतना, तो लैम्डा कितना आ रहा है इसके अंदर? लैम्डा आ रहा है 660 नैनोमीटर आ रहा है। वेवलेंथ फॉर सेकंड बाल्मर लाइन, n बराबर 4 से n बराबर 2 पे जंप हो तब क्या आएगा? तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है और लाइंस तो आपको दे रखी हैं, बात सही नहीं कुछ। सो 1/660 is rz square 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा निकालना है rz स्क्वायर, जब जंप हो रहा है 4 से 2 पे, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन ने दे दिया, हो सकता है वो ना भी देता, तो आपको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, बस डिवाइड करेंगे इसको, तो लैम्डा डिवाइड बाय 660, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये नैनोमीटर में आएगा, क्योंकि नैनोमीटर में लिया मैंने। तो बेटा कितना होगा आपके पास? इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आर स्क्वायर 9 - 4 बटा 5 हो गया, 9 × 4 बचेगा। 16 - 4 बटा 12 हो गया, 16 × 12 बचेगा, 16 × 4 बचेगा, सॉरी। वैसे हम चाहते तो 16 को भी यहां पर एलसीएम ले सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है, इसको हम ऐसे ही काट लेते हैं, 4 से 3 काट देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमको मिल गया 16 नीचे आ चुका है और ऊपर हमारे पास 3 आ चुका है। दोनों जब डिवाइड करें तो क्या बचेगा? ठीक है ना, डिवाइड करने में हमें मिल रहा है 5/36 × 3 × 16, ये आ रहा। ठीक है ना, तो अगर हम देखें इसको तो ये 4 से कटेगा, 4 × 36, 4 × 4 16, 3 से जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी 220 × 4/9, 880/9। तो 880/9, 880/9 की वैल्यू कितनी होगी? 880/9 की वैल्यू कितनी होगी? अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको वैल्यू आई थिंक 889 ही मिलने वाली है, अप्रोक्सीमेटली मुझे ये दिख रही है मुझे, क्योंकि अगर मैं इसको काटता हूं, ठीक है, तो 88 के आसपास आ रही है, 88 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रही है। एम आई मिसिंग समथिंग? कुछ कैलकुलेशन में मैंने एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 660 हमने यहां पर लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5/36 आ रहा था यहाँ पर, और ये आ रहा था 3/16 आ रहा था। ठीक है, तो 4 से कट गया, 4 से 9 हो गया, 9 और 3 से काटा तो 300, 220 हो गया। तो 220 इंटू ये 5 मैंने यहाँ पर एक मिस कर दिया, ये 5 मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है। दिस शुड बी 20 हियर, दिस शुड बी 20 हियर। लेट मी डू द कैलकुलेशन अगेन। राइट, तो ये कितना आएगा बेटा? आप देखो एक बार देखें इसको फटाफट, 4400/9 आ रहा है। तो ये लगभग 400 समथिंग आ रहा है, मतलब 488.9 नैनोमीटर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले 4 डालेंगे 36 आएगा। ठीक है, 45 से थोड़ा कम था, 450 थोड़ा कम आ रहा था, इसलिए आंसर मैंने 488.9 के आसपास हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो है ये आप लोगों के लिए बेटा होमवर्क के लिए है। ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, if the series limit frequency of the Lyman series is VL, then the series limit frequency of the Fund series is। देखो सीरीज लिमिट का मतलब क्या है?
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ सकती है? तो आप इन्फिनिटी से 1 पे जंप कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी निकल रही है न्यू एल। तो कह रहा है कि फंड सीरीज में कितना होता है? एन की वैल्यू होती है 5, फंड के लिए होती है 5, तो इन्फिनिटी से लेकर 5 पे जंप करने पर कितना न्यू आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। सॉल्व करना है, अपना आंसर बताना है कि क्या आंसर आने वाला है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, आपका रहा होमवर्क। तो बेटा इतना ही आज के लिए काफी है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।